आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मुकाबला में कोई राजनीतिक बहस नहीं बल्कि जानकारी उन चेहरों के बारे में जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। अब जैसे सेंधमारी की कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, वैसे ही बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और हर एक खुलासा बहुत चौंकाने वाला है। हर एक किरदार की कहानी बहुत चौंकाने वाली है। हर एक चेहरे के पीछे का चेहरा बहुत चौंकाने वाला है। संसद में सेंधमारी की कहानी को जिस तरीके से रचा गया, उसकी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और जितने भी खुलासे हो रहे हैं, उसे देखकर यह समझ में आता है कि फुल प्रूफ प्लानिंग इन 6 आरोपियों की तरफ से संसद में अफरा तफरी मचाने को लेकर की गई थी, संसद में सेंसेशन पैदा करने को लेकर की गई थी। तकरीबन 1.5 साल पहले जो 6 लोग आपसी संपर्क में आए, वो 6 लोग कैसे संसद के अंदर माहौल खराब करने में कामयाब हो गए, इन 6 लोगों की क्या है पूरी कुंडली और क्या है इनका बैकग्राउंड, आज ये मैं आपको मुकाबला में बताऊंगी। साथ ही साथ उस सोच से रूबरू कराऊंगी, उस मानसिकता से रूबरू कराऊंगी जिसमें लोकप्रियता पाने के लिए, जिसमें महापुरुषों के बातों को मिसकोट करते हुए देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग आमदा हो रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, इसके पीछे कई संगठन हो सकते हैं, इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। ये सब जांच का विषय है, इस पर जांच हो भी रही है। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं इन 6 आरोपियों के बारे में वो बड़े खुलासे जो आपको भी हैरान कर देंगे, जो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात सागर शर्मा की करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे मामले में हो रही है। वो सागर शर्मा जिसकी तस्वीरें कल आपने लोकसभा के अंदर देखी होंगी, जो आपको चढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, बेंच पर कूदता हुआ नजर आ रहा होगा। सागर शर्मा की पूरी क्राइम कुंडली मैं आपको बताऊं, पूरा उसका परिवार के बारे में पूरी जानकारी दूं, उससे पहले उसके सोशल मीडिया पेज की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे एक नैरेटिव को चलाने की कोशिश की जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे सोच को थोपने की कोशिश की जाती है। अभी जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सागर शर्मा का फेसबुक अकाउंट है और इस फेसबुक अकाउंट के बायो में अगर आप देखेंगे, यानी इसके इंट्रो में अगर आप देखेंगे, इसके नाम के नीचे अगर आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सागर शर्मा की दरअसल पूरी सोच क्या है। सागर शर्मा कैसे अपनी सोच को लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहा था। इसने अपनी प्रोफाइल में लिखा है, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। ये सागर शर्मा अपनी प्रोफाइल में लिख रहा है, अपने इंट्रो में लिख रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सागर शर्मा की मानसिकता क्या होगी, सागर शर्मा की थिंकिंग क्या होगी और कैसे वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गया। सागर शर्मा के बारे में कई जानकारी आ रही है, कई खुलासे इसके बारे में सामने आ रहे हैं। परिवार कुछ भी कहने से बच रहा है, परिवार को नहीं पता कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सागर शर्मा के ही फेसबुक अकाउंट के कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूं और आपको बताऊंगी कि ना सिर्फ बायो में वो अपने बारे में इंट्रो लिख रहा है, बल्कि जिस फैन पेज से ये लोग जुड़े हुए थे, जिस महापुरुष के नाम को लेकर ये क्रांति लाने की बात कर रहे थे, दरअसल वो फेसबुक उनके बयानों को कैसे मिसकोट किया जाता था। अब एक ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का एक कोट है जिसे इस फेसबुक पेज पर, इस फेसबुक अकाउंट पर सागर शर्मा ने दर्शाया है। सागर शर्मा ने इसे डाला है और इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की है। इसके जरिए संदेश ये देने की कोशिश कर रहा है सागर शर्मा कि हमारे महापुरुष भी ये कह चुके हैं कि जिनके हाथों में भविष्य की बागडोर होगी, उन्हें अंधा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कितनी नफरत है सरकार के प्रति, कितनी नफरत है प्रशासन के प्रति, कितनी नफरत है उन नुमाइंदों के प्रति जो हमारे देश को चलाते हैं। हमारे देश का जो एक तंत्र है, जो सिस्टम है, वो आपको इस कोट से नजर आएगा। कैसे इस कोट को मिसकोट किया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सागर शर्मा जो कि लखनऊ का रहने वाला है, 12वीं फेल है, ई रिक्शा चलाता है। फेसबुक अकाउंट के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए ही वो मनोरंजन के संपर्क में आया था। बेंगलोर गया, दिल्ली भी आया, इससे पहले जुलाई में भी उसने कोशिश की कि वो संसद के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन संसद के अंदर वो दाखिल नहीं हो पाया। लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। तो उसके फेसबुक अकाउंट की एक एक तस्वीर, उसके फेसबुक अकाउंट की एक एक लाइन ये बताने के लिए काफी है कि सागर शर्मा की जो मानसिकता थी वो क्या रही होगी और वो कैसे
नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे महापुरुषों की आड़ में वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा था और उसकी मंशा संसद के अंदर जाने की क्या थी। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। लखनऊ का ये रहने वाला है। विशाल खुद सागर शर्मा के परिवार के पास गए, घर को भी देखा है विशाल प्रताप ने, उन लोगों से भी बात की है, परिवारजनों से भी बात की है। विशाल, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? ये इतना रहस्यमय क्यों है? फेसबुक पर अगर वो साफ साफ लिख रहा है कि उसकी मानसिकता क्या है, वो बलिदान देने के लिए जा रहा है, तो क्या किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि वो अंदर क्या सोच रहा है, कितनी नफरत है उसके अंदर सरकार के प्रति, देश के प्रति? बिल्कुल, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है प्राची कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके सामने भी चुनौती इसी बात की है कि जो बातें उसने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर लिख रखी हैं, एक बात ये हो जाती है। दूसरा, उसका मौजूदा स्तर ये हो जाता है कि वो एक ऐसे पारिवारिक बैकग्राउंड में रहता है जहां पर एक ही परिवार के लोग, सारे लोग एक ही कमरे में रहते हैं। वो खुद ई रिक्शा चलाता है, 10वीं पास है, 12वीं फेल है, प्रोफाइल उसका इस तरीके का है और ऐसे में वो संसद भवन में पहुंच जाता है, नए परिसर में पहुंच जाता है, जूतों के अंदर इस तरीके का रंग रखता है कि अंदर पहुंच करके माहौल खराब करता है। और जिस तरीके से उसने फेसबुक के सारी चीजों को लिखा और उसके बाद उसका मोटिव क्लियर नहीं हो पाता है, ऐसे में अपने आप में समझा सकता है कि सरकार को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, प्रशासन को लेकर के उसने महापुरुषों की बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। लेकिन ये इतना किस तरीके से रेडिकलाइज हो गया, किस तरीके से मोटिवेट हो गया कि संसद के अंदर जाकर के उसने वो करने के लिए सोच लिया जो निश्चित तौर पर देश के कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध होता है। और ऐसे में किन लोगों ने इसको इस तरीके से बरगलाया, क्योंकि परिवार ये लगातार कह रहा है कि उसको किसी ने मिसगाइड किया है, उसके पीछे कोई और है। परिवार मानने को तैयार नहीं है कि उसका 10वीं पास बच्चा इस तरीके की हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो जब यहाँ से जा रहा था तो उसको ये पता था कि वो दिल्ली क्या करने जा रहा है। क्या परिवार वाले बताने में सक्षम हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सागर शर्मा ऐसे ही बिहेव किया करता था? वो जब रेडिकलाइज हो रहा था तो क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया था? क्या वो ऐसी बातें किया करता था घर में कि कुछ भी होगा वो बलिदान दे देगा, वो कुछ बड़ा कर देगा? देखिए, हमारी उसके परिवार में लगभग सबसे प्राची बात हुई है, उसके करीबी दोस्तों से बातचीत हुई है। दोस्तों का कहना है कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा मानता था, भगत सिंह को वो जो काफ़ी अपना प्रिय मानता था। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन हो या फिर गणतंत्र दिवस के फंक्शन, वो आज़ादी के नारे लगाता था। लेकिन उसका जो व्यवहार था मोहल्ले के लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा था, बच्चों के साथ वो खेलता था, ई रिक्शा चलाने जाता था, माँ बाप से नॉर्मल बातें करता था, कभी भी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ध्यान दीजिएगा प्राची, किसी भी लखनऊ की पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी शामिल नहीं होता था, किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं जाता था। लेकिन जब वो बैंगलोर गया, 1.5 साल वहां पर रहा, जब वो मैसूर गया, कुछ लोगों के संपर्क में आया, तो किस तरीके से रेडिकलाइज हो गया, क्योंकि जो पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है वो बैंगलोर और मैसूर का आ रहा है। और उसके बाद दिल्ली पहुंचना, संसद भवन में इस तरीके का प्रदर्शन करना, अपने आप में एक मिस्टीरियस प्रोफाइल सामने आ रहा है। और यही वजह है कि यूपी एटीएस, एलआईयू और लोकल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि रेडिकलाइज हुआ सागर शर्मा तो कहां से हुआ, किन वजहों से हुआ, किन लोगों ने किया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मास्टरमाइंड ललित झा ही है जो कि अभी भी फरार चल रहा है, या ललित झा के पीछे भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं अंदर जाकर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, जो इतना रेडिकलाइज हो गया है, जो इतना नफरत उसके अंदर भर गई है सिस्टम के प्रति कि वो संसद में जाकर शांति भंग करने की कोशिश कर सकता है। वो व्यक्ति इससे पहले किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा, किसी रैली से नहीं जुड़ा, किसी कार्यक्रम में नहीं गया। हाँ, 1.5 साल अगर वो मैसूर में रहा है तो वहां जरूर कुछ लोगों के संपर्क में वो आया होगा, जिसकी वजह से उसने इतने बड़े कदम उठाए हैं। सागर शर्मा की तो पूरी कुंडली हमने आपके सामने रखी। सागर शर्मा जो बहुत ही सामान्य परिवार से आता है, और सागर शर्मा के परिवार वालों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनके बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो पूरे देश की निगाहों में दुश्मन बन बैठा है, पूरे देश की निगाहों में चुभ रहा है। ऐसा ही एक और परिवार है उस शख्स का जो मनोरंजन जिसका नाम है, मनोरंजन गौड़ा जिसका नाम है, और ये वो सूत्रधार है जिसने इस पूरी साजिश में एक की पॉइंट की भूमिका निभाई है, जिसके बिना शायद संसद के अंदर एंट्री
पूरी नहीं हो पाती, जिसके बिना शायद संसद के अंदर जो ये कलर बॉम्बिंग करना चाहते थे लोग, शायद ये ना कर पाते, मैसेजिंग ना कर पाते। जहां ज़हीन दिमागी वही शख्स है जिसे संसद के अंदर दाखिल होने का प्लान बनाया था, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एंट्री पास तक का इंतजाम मनोरंजन गौड़ा की तरफ से किया गया था। बीजेपी के सांसद मैसूर से प्रताप सिम्हा को मोहरा बनाया गया, उन तक संपर्क साधा गया। चूंकि प्रताप सिम्हा जो हैं वो मनोरंजन गौड़ा के पिता को जानते हैं, अपने पिता के थ्रू वो प्रताप सिम्हा के पास गए, वहां से उन्होंने पास बनवाया, उस पास पर अपने दोस्त के नाम की एंट्री यानी कि सागर शर्मा नाम की एंट्री भी करवाई और फिर ये दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद जो किया इन्होंने वो सबके सामने है, वो सबने देखा है। मनोरंजन गौड़ा का रोल इस मामले में इसलिए भी अहम था क्योंकि सभी आरोपियों से सिर्फ वही एक शख्स था जो पहले भी संसद जा चुका था। ये बड़ी बात है। बार बार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरोपियों को इतनी बारीकी से जानकारी है कि संसद भवन के अंदर कैसे चेकिंग होती है, जूतों की चेकिंग नहीं होती, आप कहां से कूदेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो इसमें मनोरंजन गौड़ा का ही महत्वपूर्ण रोल था क्योंकि मनोरंजन गौड़ा इससे पहले संसद भवन के अंदर जा चुका है, संसद की कार्यवाही को देख चुका है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर चुका है कि कहां कहां कैसे कैसे सिक्योरिटी जांच से उसको बचना है और कैसे गैलरी से कूदकर अपने आप को सेफ रखना है। यही वो मनोरंजन गौड़ा है जिसने अपने जूते के अंदर कलर कनेक्टर्स ले जाने का प्लान बनाया था। खास बात यह है कि उसके घर वालों को यह बात पता नहीं थी कि मनोरंजन के पास स्मार्टफोन भी है। अपने घर वालों से कितनी गोपनीयता रखता है वो बड़ा सवाल है। तो एक एक करके आपको कुंडली हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से बचें। तो संसद की सुरक्षा में सेंध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे बजाय इसके कि राजनीतिक बहस बना दिया जाए, राजनीतिक बयानबाजी में उलझा जाए, कोशिश की जाए कि सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है उसका पता लगाया जाए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। आज जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ है, आज जिस तरीके से विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है सत्ता पक्ष को, सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो जवाब दिया गया है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रियों से बातचीत की गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और मंत्रियों को कहा गया है कि राजनीतिक बयानबाजियों से बचें, ये गंभीर मामला है, इसे गंभीरता से लिया जाए, इसलिए राजनीतिक बयानबाजियों से आपको बचना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आज विपक्ष ने आज सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगातार सवाल खड़े किए, जवाब दो के नारे लगाए। संसद में सुरक्षा की चूक का कंपैरिजन 22 साल पहले हुई घटना से आज विपक्ष ने किया, जिसकी वजह से कई सांसदों को आज निलंबित भी करना पड़ा है। तो एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इस राजनीति से बचने की सलाह प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 6 लोग जिन्होंने पूरे देश में सनसनी फैला दी, ये 6 लोग कौन हैं इसका पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। बात हम मनोरंजन गौड़ा के बारे में कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन मैसूर से है, जिसने पास हासिल किया, जो पहले भी संसद की कार्रवाई को देख चुका है। बड़ी बात यह है मनोरंजन गौड़ा के बारे में कि यही वो शख्स है जो अपने जूते में कलर कलेक्टर लेकर गया था, जिसने अपने जूते को खोलकर धुआं फैलाने की कोशिश की थी। इसलिए इसके रोल को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। और जो इसके किरदार के बारे में जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कुछ विवादित किताबों को भी पढ़ता था। घर वालों से बातचीत में निकल कर आया कि किताबी कीड़ा था, लेकिन ये कैसी किताबें पढ़ता था ये जानकारी घर वालों को नहीं थी। घर वालों को ये भी नहीं पता था कि इसके पास स्मार्टफोन है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त मैसूर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, ये वो व्यक्ति है जो सांसद के संपर्क में आया, जिसके पिता के जरिए सांसद से पास बनवाया गया और ये पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए। क्या बड़ी बातें इसके व्यक्तित्व के बारे में सामने आ रही हैं? ये कैसे रहता था, क्या करता था, घर वालों के साथ इसका बिहेवियर का क्या था, पैसे कमाता था तो कहां से कमाता था? जी बिल्कुल, देखिए प्राची, जिस तरह से हमारे सहयोगी विशाल ने बताया कि सागर शर्मा का कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल या बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर कह सकते हैं कि मनोरंजन के पिता भी वेल कनेक्टेड थे। वो हासन जिले के अरकलगोड़ गांव के रहने वाले थे। 18 साल पहले मैसूर आए थे, इसी जगह पर जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, विजयनगर इलाके में। मेरे पीछे उनका मकान आपको दिख रहा होगा, वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। मनोरंजन भी यहीं रहता था।
वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, क्योंकि उन्होंने खुद हमें ये बताया कि 12वीं कक्षा जब उसने सेंट जोसेफ से यहाँ पर पास किया मैसूर से, तो उसके बाद उसे बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए एचडी देवेगौड़ा का सिफारिश पत्र उन्होंने मंगवाया था, अरेंज किया था। तो आप उनका कनेक्शन देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रताप सिन्हा के भी वो काफ़ी करीबी हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है, और काफ़ी समय तक 2019 में ऐसा पता चला कि जब लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ था, तब उनके पिता जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, उन्होंने प्रताप सिन्हा के लिए भी बहुत काम किया था, और यही शायद एक रीज़न था जिसका फ़ायदा मनोरंजन गौड़ा ने उठाया, और वो उनके स्टाफ के पास पहुंचा और पिता के रेफरेंस से उसने पास बनवाया। न सिर्फ अपने लिए बनवाया बल्कि सागर शर्मा के लिए भी बनवाया। ये भी पता चल रहा है कि 1.5 साल पहले जब सागर शर्मा बेंगलुरु में किसी नौकरी के सिलसिले में आया था, तब उसकी मुलाकात मनोरंजन गौड़ा से हुई थी। उस वक्त एक प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में ये दोनों मिले थे, और दोनों के पहली बार दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ था। हालांकि जो मैसूरू पुलिस के जो सोर्सेस हैं वो हमें बताते हैं कि बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ मनोरंजन का कोई सीधा संपर्क नहीं था। ये लोग एक सोशल मीडिया पेज से आपस में जुड़े थे। उसके बाद घर वालों की जहाँ तक बात कर लें, पिता का ये कहना है कि स्वामी विवेकानंदा की किताबें पढ़ता था, लेकिन उसके घर से जो किताबें मिली वो काफ़ी विवादित है। क्रांतिकारियों की, वामपंथियों की, जो कट्टर विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, ऐसी किताबें उसके घर से मिली है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उसने अपने घर वालों को कभी भी ये नहीं बताया कि उसके पास स्मार्टफोन था। वो यहाँ पर कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच के दौरान ये बताया कि ये लोग एक स्पेशल ऐप के जरिए आपस में जुड़े रहते थे, उसके लिए स्मार्टफोन पहली बात तो ये बताइए, पहली बात तो राघवन आप ये बताइए कि ये मनोरंजन गौड़ा क्या इससे पहले मैसूरू में जितने भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, जितने भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, क्या उसमें ये भाग लिया करता था? क्या उसके लिए ये एक्टिव था? देखिए, घर वाले ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से ये कहकर जाता था कि वो बेंगलुरु जा रहा है। पिछली बार भी जब वो इस घटना को अंजाम देने के लिए गया था, वो घर से ये कहकर गया था कि वो बेंगलुरु जा रहा था, लेकिन वो दिल्ली पहुँचा। करीब 3 बार पिछले 1 साल में वो दिल्ली गया। जैसा आपने बताया, इस बात की पुख्ता जानकारी हमारे पास भी है कि यही मनोरंजन गौड़ा ही एक शख्स था जिसने संसद में एंट्री ली। उसने सारे सुरक्षा नियमों को वहाँ पर देखा और इस बात को सुनिश्चित किया कि कैसे एक नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को शूज़ के अंदर लेकर जाएँ तो संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा तक पहुंचा जा सकता है, उसके बाद कैसे हाउस में घुसा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है मनोरंजन गौड़ा ने ही तय की थी, ऐसा समझा जा सकता है। जहाँ तक घर वालों की बात है, उनका ये कहना है कि बहुत सीधा साधा, मोहल्ले के लोग भी, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इशूज़ है उसके बारे में वो जरूर आवाज़ उठाता था लोगों के साथ, क्योंकि वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, कंप्यूटर साइंस में उसने पढ़ाई की भी थी, तो वो लोगों के साथ जाता था, उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने लेकर जाता था। लेकिन कहीं पर भी उसके पापा लगातार ये कहते हैं कि जब भी उससे बात हुई, दूसरी बड़ी बात राघवन, इस बात की और जानकारी दे दीजिए कि मनोरंजन गौड़ा के पिताजी क्या करते हैं और पिताजी का इतना प्रभाव कैसे है कि प्रताप सिन्हा से वो पास अरेंज करवा पाए और अपने बेटे को और उसके दोस्त को दिलवा पाए? क्या बैकग्राउंड है फैमिली का? जी देखिए, किसान परिवार है, हासन के रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 18 साल पहले मनोरंजन की पढ़ाई के लिए ही वो मैसूर आ गए। मैसूर बड़ा शहर है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है। सेंट जोसेफ में इंग्लिश मीडियम में उसने 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद उसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए बेंगलोर भेज दिया गया। चूँकि उस इलाके से मनोरंजन गौड़ा के पिता देवराजे गौड़ा संबंधित है, जहां पर जिस जगह से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी वहीं से बिलोंग करते हैं। प्रताप सिन्हा का जो पैतृक गांव है वो भी वही गांव है। इस वजह से एक ही गांव के होने की वजह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ये लोग कनेक्टेड थे। और 2019 में ऐसा हमें बताया गया कि मनोरंजन के पिता ने प्रताप सिन्हा के लिए बहुत काम यहाँ पर किया था। बिल्कुल, तो देखिए ये कनेक्शन है जिसके जरिए मनोरंजन गौड़ा ने इस पूरी साजिश को रचा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना शातिर दिमाग मनोरंजन गौड़ा का रहा होगा कि अपने पिता का इस्तेमाल किया। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सागर शर्मा से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मनोरंजन गौड़ा है। सागर शर्मा जहां सिर्फ 10वीं पास है, तो वहीं जो मनोरंजन गौड़ा है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है, कई कंपनियों में नौकरी कर चुका है। हालांकि नौकरी छोड़ने के बाद वो खेती करने लगा। पैसे वो जब कमाता था तो परिवार वालों को जरूर इस बात पर सवाल रहता था कि आखिर वो पैसे इतने कहां से कमा रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, 10वीं फेल है, एक इंजीनियरिंग पास है, दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर एक ऐसी साजिश को अंजाम दे देते हैं जिससे पूरा का पूरा देश सन्न रह जाता है। कैसे ये रेडिकलाइज हुए, इसी का पता जांच एजेंसी लगा रही है। अब इन्हीं किरदारों में से एक और कड़ी है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो है नीलम। नीलम की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? ये हिसार की रहने वाली है और नीलम वो शख्स है, या नीलम
वो महिला है जो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, जो संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी, जो तानाशाही बंद करो के नारे लगा रही थी। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान कलर बॉम्बिंग की गई थी। इसके साथ अमोल शिंदे भी था, उसकी भी पूरी कुंडली आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं किरदार नंबर 3 यानी हरियाणा के हिसार की रहने वाली नीलम की, जिसके पास डिग्रियों का तो भंडार है लेकिन सोच उसकी खिलाफत वाली है, बवाल वाली और हंगामे वाली है। नीलम की मानसिक सोच कैसी है ये आप उसके सोशल मीडिया पोस्ट से समझ सकते हैं। उसके जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर क्या एजेंडा चलाते हैं और ये एजेंडा कैसे कुछ लोगों को रेडिकलाइज कर देता है और फिर देश के लिए भी खतरा बन सकता है। संसद में अगर ये लोग अफरा तफरी मचाने में कामयाब हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि सोच कितनी घातक हो गई होगी। नीलम प्रोफेशनल प्रोटेस्टर बन गई है। कम से कम सोशल मीडिया पर जो एक एक प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई उसकी तस्वीरें हैं उसे देखकर तो आप कह सकते हैं आपको नीलम का काम सिर्फ हंगामा और बवाल करना ही नहीं रह गया था। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। देश के किसी भी हिस्से में आंदोलन हो तो वहां नीलम जरूर दिख जाती थी। प्रोटेस्टर्स के साथ नीलम बैठी होती थी और सिर्फ बैठती नहीं थी बल्कि सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम करती थी, बल्कि देश के सिस्टम के खिलाफ जहर उगलने का काम नीलम करती थी। उसके कई बयान पब्लिक डोमेन में हैं। खुद उसके सोशल मीडिया पेज पर अगर आप जाएंगे, उसके फेसबुक पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि नीलम किस तरीके से काम किया करती थी। ये तमाम तस्वीरें उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, कभी मजदूरों के प्रदर्शन में, कभी किसानों के प्रदर्शन में। इस आंदोलन जीवी नीलम का एक ही लक्ष्य बन चुका था, विरोध करना। अब ये विरोध किस लिए कर रही थी, इतनी नफरत क्यों थी, कौन है जो नीलम के दिमाग में ये सब कुछ नफरत भर रहा है, ये जांच का विषय है। नीलम कैसे हिंसात्मक सोच पालने लगी थी वो आप उसके एक पोस्ट से समझिए। अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नीलम बैंडेड क्वीन फूलन देवी की हिंसा को सपोर्ट करती थी। कैसे करती थी ये वो पोस्ट आप देखिए। फूलन देवी को सब जानते हैं, फूलन देवी का इतिहास सब जानते हैं। अब नीलम कैसे खुद को फूलन देवी समझने लगी थी, फूलन देवी की लड़ाई को कैसे अपनी लड़ाई समझने लगी थी, वो उसके पोस्ट के जरिए समझ में आती है। ये है अहम जानकारी जो नीलम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करती रही है, अपने परिवार से दूर रही है, वो कैसे अपने आदर्श मान रही है बैंडेड क्वीन को, ये उसके सोशल मीडिया पोस्ट से समझ में आ जाता है। उसकी फोटो प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर उसने लगा रखी थी। मारकाट और हत्या को जायज बताने की कोशिश करती रही है नीलम। हक की बात करते करते जो एक बारीक लाइन है कि आपको हक की बात करनी है कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, उस लाइन को नीलम कब का क्रॉस कर चुकी थी और उसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि सरकार के खिलाफ जहर उगलना है, माहौल बनाना है। नीलम की मानसिकता इतनी बीमार हो चुकी थी कि वो महात्मा गांधी को भी कोई खास पसंद नहीं करती थी। अगला जो फोटो, अगली जो पिक्चर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, उस पिक्चर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो सिर्फ फूलन देवी को ही सपोर्ट नहीं करती थी बल्कि महात्मा गांधी से भी कोई खासा प्रेम नहीं था नीलम को। महात्मा गांधी के आदर्शों से कोई खासा प्रेम नहीं था। अब जो देश के महापुरुषों की इज्जत नहीं करती वो देश के सिस्टम की क्या इज्जत करेगी, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक नोट की तस्वीर है और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो होती है वहां एडिट करके अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। और जब नीलम संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी तो जय भीम, जय अंबेडकर के नारे लगाए जा रहे थे नीलम की तरफ से, और इस नोट में भी उसने अपनी इस मंशा को जाहिर कर दिया है। अब आपको एक और सबूत नीलम के बारे में दिखाते हैं कि नीलम कैसे मानसिक तौर पर जहर उगलने के लिए तैयार थी और कैसे मानसिक तौर पर वो इतनी विकृत हो चुकी थी या इतनी रेडिकलाइज हो चुकी थी कि सही और गलत में फर्क करना नहीं समझ पा रही थी। आपको उसके लेटर के कुछ अंश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में स्मॉक अटैक जिन लोगों ने किया है, दरअसल आरक्षण को लेकर उसने एक लेटर लिखा था और उस लेटर का जो कुछ अंश है वो अब वायरल हो रहा है। आरक्षण के प्रति उसकी सोच क्या थी और उस सोच को लेकर वो कितना अडिग थी, वो सिस्टम से कैसे टकराना जान रही थी, वो उसके सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं वो बताने के लिए काफी हैं। हालांकि नीलम को लेकर उसके गांव में आज भी एक पंचायत का आयोजन किया गया है। किसान संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज इकट्ठा हुए और ये बताने की कोशिश की गई कि नीलम तो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन नीलम के इन पोस्ट को देखकर तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता है। एक और जानकारी जो नीलम के बारे में आपको जान लेनी बहुत जरूरी है वो ये कि नेट और सीटैट उसने क्लियर कर रखा था।
उसने कई सारी डिग्री हासिल कर रखी थी और सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने की कोशिश भी नीलम ने की थी। अभय पाराशर के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां उनके पास हैं। अभय, आज आप तो नीलम के गांव में रहे, आपने परिवार वालों से बात की, आपने मां से बात की, आपको क्या बात समझ में आई? किस मानसिकता की थी नीलम, और इतना आंदोलन जीवी होना, कैसे वो इतनी रेडिकलाइज हो गई कि समझ नहीं पाई कि क्या हक है और क्या कानून से परे है? देखिए, बिल्कुल प्राची, नीलम की अगर हम बात बताएं, ना केवल उनके परिवार से बल्कि गांव के लोग और जो उनका पूरा का पूरा प्रोफाइल है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि हर तरीके के आंदोलन में नीलम शामिल रहती थी। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों के ऊपर जो शोषण का पूरा मामला चल रहा था, चाहे वो जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ जाने की बात हो, किसान आंदोलन हो या फिर मजदूरों की बात हो, हर तरीके के प्रदर्शन में वो शामिल रहती थीं। और चाहे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आप देखेंगे, यूट्यूब उनका अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसमें हर तरीके से सरकार से नाराजगी जैसे पोस्ट जो हैं वो उनके लगातार निकलकर सामने आते रहते हैं। परिवार के लोगों से हमने बात की, मैं आपको घर दिखा दूं, पीछे ये वही घर है जहां पर रहती थी। और पिछली 5 तारीख को, यानी कि संसद में जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया गया, उससे पहले वो अपने घर पर पहुंची थी और अपनी मां को ये कह के गई थी कि हिसार, क्योंकि हिसार के अंदर वो एक हॉस्टल के अंदर रह रही है, पढ़ाई कर रही है, वो ये कह के गई थी कि उसका कोई एग्जाम है हरियाणा की एक सरकारी जॉब को लेकर और वो जा रही है। अपने भाई को, अपनी मां को दिल्ली की जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। हालांकि उनके परिवार का ये कहना है कि पिछले काफी समय से, क्योंकि नौकरी उनके पास नहीं थी, नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही थी, कई तरह के एग्जाम दिए थे इतनी डिग्री के बाद, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर। लेकिन जब उनका प्रोफाइल खंगाला गया, आज जो पंचायत हुई है, इनके गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पंचायत हुई है और उस पंचायत के अंदर भी जो बाकी के संगठन के लोग थे, जिसमें कुछ किसान यूनियन के लोग थे, कुछ महिला संगठन वहां पर थी, उनका भी ये कहना था कि जो नीलम है वो हर तरीके के प्रोटेस्ट में उनके साथ रहती थी और रोजगार को लेकर वो परेशान थी, इस वजह से उसने कदम उठाया। हालांकि पंचायत में ये बात कही गई है कि जिस तरीके से अपनी बात को रखा गया, संसद की सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया गया, वो सही नहीं है। लेकिन यूएपीए को लेके जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो ये अपील कर रहे हैं कि ये धारा हटनी चाहिए। लेकिन प्रोफाइल यही समझ आता है प्राची की हर तरीके के जहां पर भी कोई भी विवाद हो, सरकार से कोई विवाद हो, कोई प्रदर्शन हो, कोई आंदोलन हो, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। लेकिन क्या जो परिवार के लोगों का कहना है, जो बाकी के 3 साथी थे जो मौके से पकड़े गए हैं, 2 जो पार्लियामेंट के अंदर गए और एक जो साथ में था नीलम के, उनके बारे में कभी कोई जानकारी शेयर नहीं करी है अपने परिवार के साथ, चाहे अपनी मां से या अपने भाई से। लेकिन परिवार ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि हर तरीके के प्रदर्शन के अंदर नीलम जाया करती थी। लेकिन इलाके के लोगों का यह भी कहना है कि रोजगार को लेकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी और अपने परिवार से बार-बार ये बात कब वो संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देगी, इस बात की जानकारी शायद परिवार वालों को भी अभय नहीं रही होगी। संसद सुरक्षा में चूक मामले पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इन 6 किरदारों की पूरी कुंडली तलाशने की कोशिश की जा रही है, वहीं इस मसले को लेकर देश में सियासत भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि होम मिनिस्टर को, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। ये मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, ये गंभीर आरोप अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगाए गए हैं। आज पूरे दिन विपक्ष हंगामा करता रहा, विपक्ष मांग करता रहा। विपक्ष की मांग थी कि होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। मामला भी बड़ा है और ऐसे बड़े मामले में विपक्ष की ये मांग कितनी जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो सदन के अंदर इस बात का जिक्र करते रहे कि होम मिनिस्टर को आना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए। और इसी गहमा गहमी में, इसी हंगामे के बीच 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी मामले से जुड़ी हुई एक और खबर मिल रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। घटना पर गृह मंत्री ने अब तक जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना होगा, ये आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से कहा गया है। तो इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है और इस सियासत के बीच सबकी नजर उन 6 लोगों पर है जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक एक चेहरे की पूरी कुंडली आपके सामने रख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया टीवी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। जिन 6 आरोपियों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी, दरअसल ये 6 आरोपी हैं कौन, देश के अलग अलग हिस्सों से एक साथ कैसे आ गए और इन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। एक एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, एक एक बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहे हैं। और अब बात करेंगे अमोल शिंदे की, यानी कि किरदार नंबर 4 की, जो कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और कल ये संसद भवन के बाहर नीलम के साथ प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा था। अमोल शिंदे की अगर बात करें, उसके परिवार की अगर बात करें तो बड़ा ही सामान्य सा परिवार है, आप कह सकते हैं गरीब परिवार से आता है, क्योंकि अमोल का परिवार मजदूरी करता है। बड़ी ही मुश्किल से उसके पिता ने उसकी पढ़ाई कराई, लेकिन वो परिवार का सहारा बनने की बजाय संसद के बाहर कलर स्मोक छोड़ने में लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका भरोसा जस्टिस और सिस्टम पर नहीं था। वो अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार सिस्टम को मानता था, जिम्मेदार वो सरकार को मानता था। मेहनत जीवन बनाने के लिए करनी थी, लेकिन वो जीवन को बर्बाद करने की दिशा में आगे निकल गया। इस तरीके से अमोल शिंदे चर्चा में आया। अमोल शिंदे वो व्यक्ति है जो नीलम के साथ नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। अमोल शिंदे के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब परिवार से आता है, परिवार मजदूरी करता है। बड़ी मुश्किल से परिवार ने इसे पढ़ाने की कोशिश की। हालांकि ये सिर्फ 12वीं पास बताया जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा पढ़ाई इसने नहीं की, लेकिन ऐसे वक्त में जब परिवार का सहारा बनना था, ये रेडिकलाइज हो गया और इसने सरकार और सिस्टम के प्रति ही विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध का तरीका भी ऐसा जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। अमोल शिंदे की बाद आइए बात करते हैं अगले किरदार की, यानी किरदार नंबर 5 की। ये वो किरदार है जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ललित झा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। ये कहां है, किसके पनाह में है, कहां चला गया, कैसे भागा, कौन लोग इसकी मदद कर रहे हैं, ये जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। हालांकि इसकी पहली तस्वीर जरूर सामने आ चुकी है। इस पूरी साजिश का इसे मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये एक एनजीओ से जुड़ा है। उसके फाउंडर नीलाक्ष के साथ उसका व्हाट्सएप चैट जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें ललित झा ने नीलाक्ष को स्मॉग अटैक का वीडियो शेयर करने के लिए कहा था और कहा था कि इसकी मीडिया कवरेज करा दो और इस वीडियो को सुरक्षित रखना है, यानी कि सेव करके रखना है। अब ये मास्टरमाइंड उमेश झा कहाँ है ये नहीं पता। ये बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। ये मौके पर था, वीडियोग्राफी कर रहा था, पुलिस की इस पर नजर नहीं गई, ये भागने में कामयाब हो गया। अब इस मास्टरमाइंड ललित झा की कुंडली पर आप नजर डालिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो व्हाट्सएप चैट है जो वायरल हुई है ललित झा और जो फाउंडर है एनजीओ का जिससे जुड़ा हुआ था उसके बीच में, जिसमें बता रहा है कि ये प्रोटेस्ट की वीडियो है, इसे आपको मीडिया में चलवाना है, इसे सेव करना है। हालांकि पलटकर जो नीलाक्ष है, जो कि फाउंडर है इस एनजीओ का, वो ये कह रहा है कि वीडियो कहाँ का है। यानी नीलाक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है कि संसद के बाहर या संसद के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ललित झा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक और किरदार है, यानी कि किरदार वो जिसने इस पूरी घटना को रचने में मदद की, जो एक ऐसी कड़ी साबित हुआ, जहां ऐसा सेंटर साबित हुआ जहां पर सब लोग रुके। उसका नाम है विक्की शर्मा। ये छठा किरदार है इस पूरे घटनाक्रम का। पुलिस ने गुरुग्राम से विक्की और उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि उसने ही 5 आरोपियों को पनाह दी थी। जब 10 दिसंबर को ये लोग गुरुग्राम पहुंचे थे तो इसी के घर में ठहरे हुए थे। ये वो कड़ी है या ये वो सेंटर है जहां पर ये सारे के सारे आरोपी इकट्ठा हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों से आने के बाद गुरुग्राम पहुंचे थे और फिर गुरुग्राम से निकलकर दिल्ली के इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। यहाँ पर उन्हें स्मोक कलर बांटा गया और फिर उन्होंने संसद के अंदर जाकर अफरा तफरी मचाने की कोशिश की और फिर सवाल खड़े हो गए कि संसद की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो गई। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं कुमार सोनू आपके पास आना चाह रही हूँ। बाकी आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? ललित झा के बारे में क्या पुलिस कोई जानकारी जुटा पाई है? ये कौन है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है और कब तक पुलिस इस तक पहुंच पाएगी? भैया आगे लेके अंदर आगे अंदर अंदर अंदर। तो चलिए सोनू के पास हम लौटेंगे। देखिए, चूंकि पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है आज इन तमाम आरोपियों को और यहाँ पर रिमांड की मांग की जा रही है। कुमार सोनू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या हलचल है वहां पर? क्या पेश कर दिया गया है इन तमाम आरोपियों को कोर्ट के अंदर?
चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम जाएंगे सोनू के पास, जो कि फिलहाल हलचल भी वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी मैं आपके पास आ रही हूँ। नीलम के बारे में आपने जितनी भी जानकारी बताई, क्या जब वो घर में रहा करती थी, अपने गांव में आया करती थी, लोगों से बातचीत किया करती थी, तो अक्सर उकसाने वाली बात ही किया करती थी? क्या वो अक्सर विरोध करने वाली बात किया करती थी? देखिए बिल्कुल प्राची, क्योंकि जिस तरीके से परिवार के लोगों से हमने बात की, किसान आंदोलन हुआ, महिला का जो मामला चल रहा था, महिला पहलवानों वाला मामला चल रहा था, या फिर आसपास के जो भी लोकल मुद्दे होते थे उनमें वो पूरी तरीके से शामिल होती थी। ये बिल्कुल साफ तौर पर है कि एक तरीके से जहां भी प्रोटेस्ट होता था, जो कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता था, उसमें नीलम एक बड़ा चेहरा बनकर सामने जाती थी, स्पीच देती थी। सरकार के खिलाफ लगातार ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जहां तक अगर हम घर की बात करें तो परिवार के लोगों का यह कहना है कि पिछले कई सालों से वो कई तरीके के एग्जाम दे रही थी सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। और घर के अंदर भी लगातार वो यही बात कहती थी कि इन डिग्रियों का क्या फायदा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मजदूर संघ जो है उनके साथ वो लगातार उनकी मांगों को लेकर रहती थी। नौकरियों में किस तरीके से जो आरक्षण है उसको लेकर भी हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, उनको भी एक लेटर लिखा था। लेकिन जिस तरह की पोस्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो मनोदशा है वो साफ तौर पर नजर आती थी। परिवार में आखिरी बार वो अपनी मां से ये कहकर गई थी कि वो एग्जाम देने जा रही है। परिवार के लोगों का कहना है कि करीब 4-5 महीने से वो हिसार के अंदर रहकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन वो कब इन लोगों के संपर्क में आ गई, क्योंकि हम आपको बता दें जितने अभी तक लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो पुराना निकलकर सामने आया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास तकरीबन 1 साल पहले प्रोटेस्ट में भी इन लोगों की मुलाकात हुई थी। और ये भी जानकारी स्पेशल सेल के सूत्रों से मिल रही है कि जिस तरीके से 13 तारीख को इन्होंने संसद के अंदर और बाहर जो प्रोटेस्ट किया है, उससे पहले प्रॉपर रेकी की गई है। इन्होंने इंडिया गेट पर भी एक बार मुलाकात की है, जहां पर इन्होंने आपस में एक दूसरे को जो मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इन आरोपियों को लेकर स्पेशल सेल फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। जरा जानकारी हासिल कर लेते हैं। सोनू, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? देखिए, आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीमें यहां पे पहुंची हैं। एक इस गाड़ी में लेके आए हैं कुछ आरोपियों को और एक दूसरी गाड़ी में सीधा मीडिएशन सेंटर का ये गेट है जो कि इंडिया गेट सर्कल पर ही है और मीडिएशन सेंटर के गेट से सीधा अंदर लेके गए हैं। आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनकी 10 दिन की रिमांड की डिमांड करेगी। दरअसल अब पूरी कॉन्स्पिरेसी खोलनी है, कहां प्लानिंग हुई, कहां से फंडिंग हुई, कहां कौन कौन इन्वॉल्व था, ललित झा कहां छुपा हो सकता है, ललित झा की भागने की प्लानिंग के बारे में क्या इन्हें पहले से पता था और वो कहां पे होता था। आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और इसके साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस और इसके साथ साथ जो मैसूर की पुलिस है, वो तमाम राज्यों की पुलिस जो है इस वक्त इस पूरे केस में सरगर्मी से जांच में लगी हुई है। यानी कितना बड़ा केस फिलहाल ये 3922 नंबर, ये आप ये देखें, ये स्पेशल सेल की गाड़ी है और इन 2 गाड़ियों में जो है अभी अभी दिल्ली पुलिस की टीम लेकर आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। यहां पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर तमाम सवाल जवाब जो है वो आरोपियों से किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटे में उनसे पूछताछ हुई है उसमें प्राची साफ तौर पर वो बिल्कुल रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो हमारे सोर्सेज हैं उनका क्या साफ तौर पर कहना है कि पूरा रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, जैसे कि जवाब देने की पहले से ही तैयारी की हुई थी, प्रिपरेशन की हुई थी। यानी कि हर चीज में जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 10 दिन की रिमांड बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की मांग सकती है कोर्ट से। और के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? पुलिस कोई सोर्स तलाश पाई है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है? देखिए, अंदर कोर्ट की भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सोनू, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वो तमाम आरोपी हैं जिन्होंने संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्होंने पूरी प्लानिंग रची है। इसमें सागर शर्मा है, मनोरंजन गौड़ा है, नीलम इसमें है जो बाहर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी, अमोल शिंदे है, विक्की शर्मा वो व्यक्ति जिसके घर पर ये इकट्ठा हुए थे, और उसकी पत्नी। इन लोगों को, इन 6 लोगों को अभी कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि उमेश झा कहां पर है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है, उमेश झा को पकड़ने के लिए कोशिश
कर रही है, क्योंकि उमेश झा वो कड़ी है जिससे शायद ये पूरी की पूरी साजिश खुलकर सामने आ जाए, जिससे पता चल जाए कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी। जैसा अभी तक सोर्सेस बता रहे हैं, जैसा अभी सोनू भी बता रहे थे कि ये कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, रटा रटाया जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड नजर आ रहे हैं। अब प्लानिंग कितनी पुख्ता है इस बात का अंदाजा लगा दीजिए कि ये 1.5 साल पहले मिलते हैं, एक ही फेसबुक पेज को ये लोग फॉलो करते हैं, 1.5 साल पहले मिलने के साथ ही इतनी क्लोज इनकी दोस्ती हो जाती है कि ये संसद के अंदर घुसकर अफरा तफरी मचाने की हिमाकत करते हैं, ये प्रोटेस्ट करने का नया तरीका ढूंढते हैं। इनकी मानसिकता क्या है ये तो लगातार हमने आपको बताया, इनके सोशल मीडिया पोस्ट से भी ये जाहिर हो रहा है कि ये कितने रेडिकलाइज थे। लेकिन फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ की है और अब इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां 10 दिन की रिमांड मांगी जाएगी और 10 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी ताकि पूछताछ की जा सके, पता लगाया जा सके उमेश झा कहां हैं। वो उमेश झा जो कोलकाता के एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में और कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सोनू, क्या कोई जानकारी उमेश झा के बारे में पुलिस साझा कर पा रही है? कोई डिटेल आया है उसके बारे में, ललित झा के बारे में? माफ कीजिएगा। देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं कि ललित झा की लास्ट लोकेशन राजस्थान में मिली थी, जिसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन पर पुलिस की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ललित झा मौके से फरार हो गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो नागौर में डेरा डाले हुए है, क्योंकि नागौर में उसका घर है और उसका जो लेटेस्ट हुलिया है, जो उसका जिस हुलिया में वो फरार हुआ है, वो हुलिया जो है दिल्ली पुलिस के पास है। एक बड़ी बड़ी दाढ़ी उसने रखी हुई है। फिलहाल पुलिस उसको जो है सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि उसके पास ही सभी आरोपियों के मोबाइल फोन है। क्योंकि जब आरोपी अंदर गए थे, पार्लियामेंट के अंदर गए थे और या फिर बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस दौरान किसी के पास फोन नहीं मिला, क्योंकि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो सभी फोन जो हैं ललित झा को दे दिए गए थे। अब अगर ललित झा की जब गिरफ्तारी होगी तो उसके पास से मोबाइल फोन रिकवर करना होगा, क्योंकि उस फोन के जरिए ही पूरा ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो खुल सकती है। क्योंकि जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं प्राची, वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, कभी भी डिलीट नहीं किए जाते हैं और ना ही वो हो सकते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो इस केस के लिए एक अहम कड़ी होगी। फिलहाल अब ललित झा कहां छुपा हुआ है, उसे कौन सपोर्ट कर रहा है, उसे कौन इस वक्त आर्थिक सहायता भी दे रहा है उसकी फरारी के दौरान, ये भी तमाम एंगल हैं जिनको लेकर स्पेशल सेल सरगर्मी से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, मैसूर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये तमाम राज्यों की पुलिस जो हैं वो इस वक्त इन्वॉल्व हो चुकी हैं इस पूरे केस में, क्योंकि मामला बेहद संगीन है, बेहद बड़ा मामला है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में जिस तरह से सेंध लगी और अंदर आरोपी जो है वो कूदे, उसके बाद उन्होंने स्मोक छोड़ा, कलर जो स्मोक था वो छोड़ा, बाहर जो है कलर स्मोक छोड़ा। तो ये एक बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। तमाम सांसदों की, तमाम जो वहां के मेंबर हैं या फिर जो वहां पे काम करते हैं उनकी सुरक्षा देखिए गंभीर मामला है और इसीलिए इस बात का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। कुमार सोनू की किस मंशा के साथ इस पूरी साजिश को रच रहे थे, इनके पीछे कौन लोग था, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे था, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। बहरहाल इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है और इनकी रिमांड स्पेशल सेल की तरफ से मांगी गई है।